देखिए स्टूडेंट, कल हमने बीए पार्ट थर्ड इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत भारत के भूगोल में हमने भारत की परिचय के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति की बात की थी। अक्षांशीय स्थिति जो भारत की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। इसके बाद हमने बात की थी भारत के अंतर्गत जो मध्य भाग है भारत का, जिसमें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा भारत के समय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के अंतर्गत गुजरती है। इस भौगोलिक परिचय के बाद में हमने कल या भौगोलिक प्रदेशों के बारे में भी आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो भौतिक जो प्रदेश हैं, तो भारत के अंतर्गत भारत की उच्चावच की स्थिति के आधार पर हमने 4 बड़े भौतिक या भौगोलिक प्रदेशों का वर्णन देखा। उनमें से पहला जो सबसे बड़ा जो आपका भौगोलिक प्रदेश है वो आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, दूसरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तीसरा विशाल मैदानी प्रदेश और चौथा आपका तटवर्ती द्वीप समूह प्रदेश। भारत के अंतर्गत अगर हम भौगोलिक प्रदेशों से अगर चर्चाएं करते हैं तो हमने ये देखा था कि भारत के अंतर्गत जो उसकी उच्चावच की जो दशाएं बनी हुई हैं, उन उच्चावच की दशाओं के आधार पर हमने 4 बड़े भौगोलिक प्रदेश बांटे गए हैं। उन 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों को अगर हम मैप की सहायता से देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश तथा मध्य में विशाल मैदानी प्रदेश, दक्षिण के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और दोनों पूर्व तथा पश्चिम की ओर तटवर्ती प्रदेश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज इन्हीं भौगोलिक प्रदेशों का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। इतना हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर चुके थे और हमने भारत का जो है इंट्रोडक्शन आपको दिया। उसमें हमने आपके सामने रखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है। भारत की अगर स्थिति को देखें तो उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत जो है एक प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई थी। भारत को अगर एशिया के मैप में देखते हैं तो एक तरफ इंडोचीन और एक तरफ अरब का प्रायद्वीपीय पठार तथा उनके मध्य में भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा मौजूद है। उसके बाद में हमने देखा था कल कि जो हमारे अक्षांशीय विस्तार हैं तो उसमें भारत के अंतर्गत हमने उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु तथा पश्चिमी बिंदुओं के ऊपर चर्चाएं की थी। आज हमारा जो प्रमुख जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भौगोलिक प्रदेश हैं और इन 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन जो है हम आज विस्तार से करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का वर्णन देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो भारत के दक्षिण के अंतर्गत स्थित है और इसकी भूगर्भिक संरचनाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ भारत के अंतर्गत आर्किनीय युग से लेकर और एल्पाइन युग की चट्टानों का जवाब भारत के स्थल रूप में देखने को मिलता है या पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी या सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। आज हम इसकी विस्तार से चर्चाएं कर रहे हैं और इसकी विस्तार से आज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में पहला दक्षिण का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दक्षिणीय प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, अगर हम भारत की अगर भौगोलिक प्रदेशों की बात करें तो भारत में
भारत के सभी भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। भारत के सभी भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक या भौतिक प्रदेश माना जाता है। यह त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह कुल 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मैप के आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमने ये देखा था कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग इसके अंतर्गत जो है बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, मेघालय का पठार आदि पठार स्थित है। इन दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भागों के अंतर्गत सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश इन्होंने भारत के अंतर्गत जो है स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार आकृति मौजूद है। इसका क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है पठारी भाग का जो विस्तार है वो हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा आदि राज्यों में फैला हुआ क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर इसका भाग उत्तर व पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत के दक्षिणी हिस्से के अंतर्गत स्थित है जो त्रिभुजाकार आकृति के रूप में फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उड़ीसा आदि राज्यों में फैला हुआ है। मेघालय में भी फैला हुआ है। मेघालय आदि राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है जिसका विस्तार 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसका ढाल उत्तर तथा पूर्व की ओर है। उत्तर तथा पूर्व की ओर जो ढाल है इसका निर्धारण जो है हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बताता है कि भारत के अंतर्गत बहने वाली जो नदियां हैं जिनके अंतर्गत से चंबल नदी, सोन नदी, ये प्रायद्वीपीय पठारी भागों से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, इन यहाँ से ये नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं तथा पश्चिमी छोर से निकलने वाली जो नदियां हैं गोदावरी,
कावेरी, कृष्णा, ये समस्त नदियां जो है अपना जल पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत गिरती। इससे ये पता लगता है कि ये जो पठारी प्रदेश है इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। भारत के अंतर्गत इसका जो पठार है इसके अंतर्गत अरावली पर्वतमाला तथा मालवा बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, तथा दक्कन का पठार स्थित अरावली पर्वतमाला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटे नागपुर का पठार, मेघालय का पठार और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रमुख पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत ये प्रमुख पठार स्थित। प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत जो चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो पूर्व कैम्ब्रियन काल से लेकर आर्किनियन युग तक या आर्किनियन प्रकार की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से लेकर एल्पाइन युग की जो चट्टानें हैं उन सभी प्रकार की चट्टानों का जमाव यहाँ देखने को मिलता है। ये चट्टानें जो है कालांतर के अंतर्गत रूपांतरित हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं और ये चट्टानें रूपांतरित होकर पठार में स्थित। अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ये चट्टानें अपर्दित होकर ये जो पठार है इस पठार के अंतर्गत वो अपर्दित हो गई हैं। इस पठार का जो पश्चिमी जो भाग है वो उठा हुआ है और जो इसका पूर्वी जो भाग है वो थोड़ा दबा हुआ हिस्सा है, इसलिए इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है तथा इसका उत्तरी जो हिस्सा है उसका ढाल जो है उत्तर दिशा की ओर है। परिणाम स्वरूप यह एक त्रिभुजाकार विशालकाय पठारी भाग जो है भारत का एक महत्वपूर्ण पठारी भाग है। इन पठारी भागों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन स्थित हैं और इन खनिज संसाधनों में इन पठारी भागों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे नागपुर के पठारी भाग के अंतर्गत यहाँ अपार खनिज संपदा मौजूद है, इसलिए उसे खनिजों का अजायब घर की संज्ञा दी गई है। अतः पठारी भाग का आर्थिक जो महत्व है वो खनिज संसाधन से जुड़ा हुआ है। खनिज संसाधन जो आर्थिक महत्व के बारे में जो है इस पठार की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। इस पठार के अंतर्गत जो विंध्याचल या विंध्याचल का पठार पर्वत और सतपुड़ा का जो पर्वत है, इन विंध्याचल पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भाग से यहाँ इसको यह गंगा के मैदान से या जो हमारा मैदानी भाग है उस मैदानी भाग से ये इसे अलग करते हैं, इसे विभाजित करते हैं। यहाँ जो विंध्याचल और जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं या जो उनकी पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से यहाँ दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा नदी और एक तापी नदी। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में यहाँ दो प्रमुख नदियां हैं जिनका ढाल पश्चिम दिशा की ओर है और ये नदियां अपना जल नर्मदा और तापी ये नदियां अपना जल अरब सागर के अंतर्गत डालती हैं। तो विशालता के आधार पर अगर हम बात करें तो पठारी भागों का एक महत्वपूर्ण जो है महत्व है। इनके अंतर्गत सबसे ज्यादा अब इसके प्रत्येक भाग की अगर हम बात करते हैं तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटे नागपुर, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार आदि है। यहाँ स्थित जो मिट्टी जो पाई जाती है वो हमारी काली मिट्टी पाई जाती है।
काली मिट्टी जो होती है वो हमारी कृषि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिणाम रूप ये कृषि की दृष्टि से भी पठारी भाग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। पठारी भागों के अंतर्गत जो प्रमुख जो पठार आते हैं जिनके अंतर्गत से मालवा का पठार है। इस मालवा का पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा यहाँ स्थित है। मालवा का पठार के बाद में मालवा का पठार एक तरफ से यानी कि पूरब की तरफ से बघेलखंड के पठार से जुड़ा हुआ है, बुंदेलखंड के पठार के साथ सीमा बनाता है तथा इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो अरावली पर्वतमाला के साथ जुड़ी हुई है तथा इसका उत्तरी जो हिस्सा है वो हमारे मैदानी भाग से जुड़ा हुआ है तथा इसी तरह से बुंदेलखंड का पठार जो हमारे यूपी के अंतर्गत पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। बुंदेलखंड के पठार का एक सीमा आपका बघेलखंड का पठार बनाता है तथा दूसरे छोर की सीमा आपका मालवा का पठार बनाता है। इसी तरह से छोटे नागपुर का पठार जो झारखंड राज्य के अंतर्गत स्थित है, इसके एक तरफ की सीमा बघेलखंड का पठार बनाता है और दूसरी तरफ की सीमा इसके अंतर्गत राजमहल की पहाड़ियां बनाती हैं और इसी का ही गैप राजमहल की पहाड़ियों से स्थित जो गैप है उसी का भाग मेघालय के पठार के रूप में जाना जाता है, जो टूट कर अलग हुआ था, जिसके बीच में एक गैप बन गया है जिसे हमने राजमहल गैप के नाम से, राजमहल बोरो गैप के नाम से जानते हैं। तथा दक्षिण के अंतर्गत स्थित ये दक्कन का पठार मौजूद है। इस दक्कन के पठार के विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंतर्गत, कर्नाटक के अंतर्गत, केरल के अंतर्गत, तमिल के अंतर्गत, आंध्र के अंतर्गत स्थित विशालकाय ये दक्कन का पठार मौजूद है। इस दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण लावा से निर्मित हुआ है। क्रेटेशियस युग के अंतर्गत जब प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं के दौरान ये लावा निर्मित हुआ और ये लावा ठंडा होकर धीरे धीरे जमा हुआ, तब जाकर ये प्लेटों के रूप में परिवर्तित हो गया। परिणाम रूप ये जो प्लेटों का जो निर्माण हुआ है, दक्कन के प्लेटों का जो निर्माण हुआ है वो एक लहरदार या स्टेप या सीढ़ी नुमा हुआ है। परिणाम स्वरूप इसलिए इसे हमने दक्कन के ट्रैप की संज्ञा दी है, इसलिए हमने इसको दक्कन के ट्रैप की संज्ञा दी है। दक्कन ट्रैप, ट्रैप शब्द का तात्पर्य जो होता है वो सीढ़ीदार होता है, लहरदार होता है। ये सीढ़ीदार और लहरदार के रूप में इसे दक्कन के ट्रैप के नाम से जाना जाता है। पठारी भागों के अंतर्गत इनकी जो प्रमुखता विशेषताएं जो थी, इनकी प्रमुखता विशेषताओं में ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि इसके अंतर्गत प्रमुख पठार कौन कौन से आते हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटे नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्कन का पठार। इनकी स्थितियां आपको मैंने मैप के जरिए बताई है कि मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मेघालय का पठार, छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार। मैप के आधार पर विभिन्न राज्यों के अंतर्गत पठारों का विस्तार पाया जाता है। पठारों का विस्तार के अंतर्गत हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। मैंने आपको बताया कि इस पठारी भागों के अंतर्गत जब इन पठारों का निर्माण लावे के रूप में हुआ और जब लावा ठंडा हुआ तब यहाँ जाकर इस प्लेटों का फॉर्मेशन हुआ। प्लेटों के फॉर्मेशन के कारण यहाँ जब इसके अंतर्गत अपर्दन हुआ, अपर्दन के परिणाम स्वरूप यहाँ का जो सॉइल है वो आपकी ब्लैक सॉइल जो एग्रीकल्चर के रूप से या कृषि के हिसाब से जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ की जिसे हम कल्लड़ मिट्टी या रेनबो मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जो है आपकी कपास की खेती या गन्ने की खेती यहाँ सबसे ज्यादा की जाती है। इसी वजह से यहाँ हमारे चीनी की मिलें तथा जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग है या कॉटन इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप हुई है इन पठारी भागों की ये विशेषताएं हैं। पठारी प्रदेशों के साथ साथ मैंने आगे आपको विशेषता ये बताई कि इन पठारों के निर्माण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन मौजूद है और विभिन्न खनिज संसाधनों की उपस्थिति के कारण इसका आर्थिक महत्व और बढ़ जाता है। और यहाँ हमारे लोह अयस्क के साथ साथ एल्युमिनियम अयस्क के साथ साथ हमारे
जितने भी हमारे जो अधात्मिक खनिज है इनके अंतर्गत संगमरमर है, संगमरमर के साथ साथ जो हमारा बलुआ पत्थर है या फिर हमारा लाइमस्टोन है, यहाँ विभिन्न प्रकार के इमारती पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो है यहाँ इस पठार के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ अब्रक, यहाँ फ्लसपार, विभिन्न प्रकार के खनिजों का जमाव इस पठारी भाग में होने के कारण इसका आर्थिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पठारों का महत्व कृषि के विकास से तथा साथ ही साथ में यहाँ हमारे आर्थिक जगत जिसके अंतर्गत हमारी आर्थिक क्रियाएं निर्भर करती हैं खनिज संसाधन के रूप में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पठारों के जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत यहाँ विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, यहाँ दो बड़ी पर्वतमालाएं जो इस के जो उत्तरी भाग से इस दक्कन के या पठारी भाग को ये अलग करने का काम करती हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ से उद्गमित होने वाली जो नदियां हैं वो इसके ढाल के अनुरूप या ढाल की स्थिति को बताती हैं, अनुरूप बहती हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो भारत के अंतर्गत सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है जो हमारे आर्थिक क्रियाओं के रूप में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की क्लास में हमने आपको भारत के अंतर्गत पहला जो भौगोलिक या भौतिक प्रदेश है जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की चर्चा की है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का विस्तार किन किन राज्यों में फैला हुआ है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का आकार आकृति त्रिभुजाकार रूप में स्थित है, ये सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका ढाल कैसा है, इसके अंतर्गत और कौन कौन से पठार पाए जाते हैं और वो पठार का भारत के अंतर्गत किन किन राज्यों के अंतर्गत स्थित है। इसके साथ साथ हमने इसकी विशेषताएं देखी हैं, जो इसकी आर्थिक विशेषताएं हैं, यहाँ खनिज संसाधन मिलते हैं, साथ ही साथ में यहाँ हमने जो है लावा युक्त जो मिट्टी है जिसको हमने रंगूर या काली मिट्टी की संज्ञा दी है, वो सारी चीजें इसकी विशेषताओं के अंतर्गत रखी हैं। इस तरह से आज हमने इस क्लास में जो है पहला भारत का एक भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जिसका हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।